सुन बेटा, 1 घंटे में तेरी विदाई है और अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। हाँ मम्मी बताओ ना, मैं सुन रही हूँ। बेटा, ससुराल में सबसे जरूरी है सबको अपनी मुट्ठी में रखना, और उसके लिए तुझे सबका दिल जीतना पड़ेगा। ओहो, ऐसी बात है क्या? मगर मैं ऐसा करूंगी कैसे मम्मी? अरे बेटा, मैं हूं ना, मेरे पास 101 नुस्खे हैं जिससे तू अपनी पति, सास और ननद का दिल जीत सकेगी। बस तू ससुराल पहुंच और फिर मैं तुझे सिखाती हूँ। बिल्कुल मम्मी, जैसा आप कहो। थोड़ी देर में कांति की विदाई हो जाती है और फिर अगले दिन ससुराल में उसकी मुंह दिखाई थी। कांति नई साड़ी पहनकर तैयार होती है। आज तो इस नए घर में मेरा पहला दिन है। जैसा मम्मी ने कहा है, मैं सबका दिल जीत लूंगी। अरे कांति, अपने आप से क्या बातें कर रही हो? नहीं कुछ नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ और अभी जाकर किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। प्रीत जाता है और उसकी बहन मीनल कांति के पास आती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको बताया गया था ना कि 10 बजे से घर में मेहमान आने लगेंगे। जी दीदी, पर मैंने साड़ी तो पहनी है। ये कैसी हल्की सी साड़ी है भाभी, जरूर आपके मायके से आई होगी। खैर फिलहाल इसे उतार दीजिए और दूसरी साड़ी पहन लीजिए, कोई भारी वाली पहनना जो हमने दी हो। जी ठीक है दीदी। मीनल इतना कहकर चली जाती है। ये बात कांति को बहुत बुरी लगती है। ये तो बहुत नकचड़ी है, कैसे बात करके गई मुझसे? भला क्या बुराई है इस साड़ी में? अब बोल के गई है तो बदलनी तो पड़ेगी। कांति ना चाहते हुए भी साड़ी बदल लेती है। कांति साड़ी बदल कर तैयार हो जाती है और बिल्कुल सुंदर नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो खुशी खुशी नीचे आती है जहाँ सारे मेहमान बैठे थे। आओ आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ बहू। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है बिंदिया दीदी, एकदम चांद सा मुखड़ा है इसका, तो कहीं नजर न लग जाए। हाँ जी, रंग रूप तो बिल्कुल गुड़िया जैसा है, ढूंढ कर सुंदरी लाई है आप तो भाभी। हाँ सो तो है। सब लोग कांति की भर भर के तारीफ करते हैं, लेकिन बिंदिया बस हल्की सी हंसी हंसती है। ये देखकर कांति को बहुत अजीब लगता है। तभी एक पड़ोसन कांति की तरफ लिफाफा बढ़ाती है। ये ले बेटा तेरा शगुन। अरे हमारी प्रीत ने तो बहुत ही अच्छी बहू चुनी है। अरे बस भी करो अब, मान लिया बहुत सुंदर है, पर मेरा बेटा भी कोई कम थोड़ी ना है, वो भी तो एकदम हीरा है, हीरा। उसे तो कोई भी लड़की मिलती तो हीरोइन जैसी ही मिलती। बिंदिया की बात सुनकर सब हंस देते हैं, लेकिन कांति को ये बात अजीब सी लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या बात हुई? मेरी तारीफ हो रही है तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? एक तो इन्होंने खुद मेरी जरा सी तारीफ नहीं की, और अब ऊपर से जब दूसरा कोई कर रहा है तो उसे भी रोक रही है। जैसे तैसे मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। कांति सबके पैर छूती है, सब औरतें उसे आशीर्वाद देती है और फिर अपने अपने घर चली जाती है। कांति भी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अरे क्या हुआ कांति, यहाँ कमरे में अकेले क्यों बैठी हो? बाहर चलो, सबके पास चलकर बैठो ना। क्या फायदा जी, मम्मी जी और दीदी तो मुझसे बात करेंगे नहीं, तो चाहे मैं उनके साथ बैठूं या यहाँ पर अकेले, क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या हुआ कांति, ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी या मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? वो दोनों कुछ कहती कहाँ है, बस जब देखो तब मुंह बनाए रहती है। सच कहिएगा, क्या उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ? आपको मेरी कसम। कसम के आगे प्रीत सच छुपा नहीं पाता और संकोच के साथ अपनी बात बताता है। वो दरअसल कांति, माँ और दीदी ने मेरे लिए एक दूसरी लड़की को पसंद किया था, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई थी और मैंने उस लड़की को मना कर दिया था। बस इसी बात से वो दोनों तुमसे चिड़ी हुई हैं। ओह, तो ये बात है, अब मैं समझी। लेकिन कांति, दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं और तुम तो उनसे भी ज्यादा अच्छी और प्यारी हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ, मक्खन मत लगाइए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। चलो इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूँ। कांति प्रीत से बातचीत करती है और फिर उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कांति पग फेरे के लिए मायके जाती है। मम्मी, आपने कहा था ससुराल वालों को मुट्ठी में कर लूंगी तो सब अच्छा होगा, लेकिन वो लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। मेरी सास और ननद का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, अभी तूने सही तरीके अपनाए नहीं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर आप बताइए ना, मैं क्या करूं जिससे वो दोनों मुझ पर खुश हो जाए? देख, सबसे पहले तो तू अपनी सास पर ध्यान दे। कल ससुराल में अपनी सास से 2 घंटे पहले उठ जाना और झाड़ू से लेकर पोछा तक सब कुछ कर देना।
सुबह सुबह सारा काम पहले से हो चुका है, ये देखकर तेरी सास अपने आप पिघल जाएगी। वाह, ये आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है मम्मी, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। अगले दिन कांति प्लान के हिसाब से सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती है और फिर अपनी सास के उठने से पहले झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, यहाँ तक कि रसोई भी साफ कर देती है। वाह, आज तो मम्मी जी मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएंगी, अब आएगा मजा। कांति सब कुछ करके नहाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद बिंदिया उठती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है उसका पैर हल्का सा फिसलता है। अरे 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 बचाओ! उसकी आवाज सुनकर कांति और मीनल भागे भागे आते हैं। अरे क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो? ये यहाँ पर इतना पानी कैसे आया? वो मम्मी जी मैंने पोछा लगाया था। अरे ये कैसा पोछा लगाया था? ये इतना गीला क्यों है? फर्श पर पानी भरा पड़ा है और तुमसे किसने कहा था पोछा लगाने को? जी वो जल्दी जल्दी में पानी रह गया। और ये झाड़ू कोनों में धूल जमी रह गई है, ऐसा लगाता है क्या झाड़ू? पहली बात तो मैंने तुमसे ये काम करने को कहा नहीं था, और अगर कर रही थी तो जरा अच्छे से करती ना। क्या तुम अपने मायके में ऐसे ही काम करती हो? रसोई के बर्तन भी ना अजीब तरह से लगा दिए हैं, आपको बिना पूछे काम नहीं करना चाहिए था भाभी, अब जाइए यहाँ से। अरे बस बस, इतना भी क्या सुना रहे आप दोनों कांति को? आखिर वो आपको खुश करने के लिए ही तो काम कर रही थी ना। अरे लेकिन हमें खुश नहीं होना है, आगे से ऐसा कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना बेहतर होगा। कांति ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। शाम को वो अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा बता, कैसा रहा? तेरी सास खुश हो गई ना? तुझे घर की चाबियां तो नहीं दे दी ज्यादा खुश होकर? अरे बस करो मम्मी, मेरी सास का तो मुंह बन गया था, मैंने सब काम गलत जो कर दिया था, ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आया है। अरे रे, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा छोड़, मैं तुझसे मिलने आऊंगी 2 दिन बाद, तब मैं तुझे कोई नई तरकीब बताऊंगी। ठीक है मम्मी। 2 दिन बाद पम्मी मिठाइयाँ लेकर कांति के ससुराल आती है। आपने इतना सब क्यों किया बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, बेटी का ससुराल है, खाली हाथ थोड़ी नहीं आ जाऊंगी। मैं आपको लेने आ जाता मम्मी जी, आपने बताया नहीं, देखिए आपको रिक्शे से आना पड़ा। अरे तो क्या हुआ बेटा, मुझे आदत है। चलिए आंटी जी, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर पम्मी रात को कांति को चुपके से एक बैग देती है। ये क्या है मम्मी? अरे कांति, इस बैग में 2 जोड़ी नए डिजाइनर सूट है जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। है? लेकिन क्यों, मेरे पास तो बहुत सूट है। अरे पगली, तेरे लिए मतलब कि ये तू रख और इसे अपनी ननद को देना और कहना तू ये उसके लिए गिफ्ट लाई है, फिर देख कैसे खुश हो जाती है, और तू ऐसे उसका दिल भी जीत लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, थैंक यू सो मच, शायद अब बात बन जाएगी। फिर क्या था, अगले ही दिन कांति मीनल के कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हो ना मीनल? हाँ तो ये लो ना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आज तुम इसमें से ही कुछ पहनकर कॉलेज जाना। कांति बैग मीनल के हाथ में थमा देती है। अरे मगर इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अरे तुम मेरी ननद हो, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा थैंक यू भाभी। कांति बैग देकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। आज पहली बार मैंने मीनल को मुस्कुराते देखा है, शायद अब कम से कम वो तो मुझे पसंद करने लगेगी, फिर धीरे धीरे मम्मी जी का दिल भी जीत लूंगी। मीनल भी वही कपड़े पहनकर तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। शाम हो गई थी। कांति बेसब्री से मीनल के आने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं ये मीनल कब आएगी, आ जाए तो फिर उसके लिए चाय बनाकर दूं, उससे वो और खुश हो जाएगी। कांति बार बार घड़ी देख रही थी, चाय का पानी चढ़ा रखा था और नजर दरवाजे पर टिकी थी। पता नहीं ये मीनल कब आएगी, जल्दी से आ जाए। तभी बाहर से तेज आवाज आती है, दरवाजा जोर से खुलता है। मीनल गुस्से में अंदर घुसती है और बैग पटकती है। भाभी! जी जी हाँ मीनल, आ गई तुम? मैं चाय बना रही थी। रहने दीजिए आपकी चाय, और ये बताइए आपने ये कपड़े जानबूझकर दिए थे ना? क्या? नहीं तो मैंने तो बहुत मन से प्यार से तुम्हारे लिए ये सूट लाई थी। अच्छा प्यार से? और कॉलेज में मेरे दोस्तों ने क्या कहा पता है? क्या कहा मीनल? यही कि अरे मीनल, आज तो तू अपनी मम्मी के जमाने के कपड़े पहनकर आ गई, ऐसे ऐसे ताने मारे उन्होंने मुझे। ये सुनकर कांति का चेहरा एकदम उतर जाता है। ऐसा क्यों बोले वो? भला इस सूट में ऐसा क्या खराब है?
वो भाभी, अब तक आपको समझ में नहीं आया? क्योंकि ये सूट इतने पुराने स्टाइल का था और मैं जानती हूँ ना आपकी ड्रामे। आपने जरूर मुझे ये सूट जानबूझकर दिया ताकि वहाँ सबके सामने मेरा मजाक उड़े और मैं बेवकूफ लगूं। नहीं नहीं मिनल, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उल्टा मैं तो चाहती थी कि... रहने दीजिए भाभी, आपकी सारी चालाकी मुझे अच्छे से समझ आती है। आप तो पहले दिन से मुझसे और मेरी माँ से नफरत करती आ रही है ना। मीनल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है। भगवान, ये प्लान भी फेल हो गया। मैंने सोचा था आज एक बात बन जाएगी, मगर... बेचारी कांति चाय की कप वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे फिर से इतना उदास देखकर प्रीत मन ही मन सोचता है, ओहो, लगता है फिर से कुछ हो गया। कांति, तुम ठीक तो हो? रहने दीजिए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अब इसके आगे प्रीत भी क्या कहता। कांति इतनी उदास थी कि वो बिना कुछ खाए पिए सो जाती। अगले दिन वो फिर से अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में मायूसी साफ दिख रही थी। अरे क्या हुआ बेटा, अब तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मीनल को वो सूट पसंद नहीं आया क्या? मम्मी, कुछ भी काम नहीं आ रहा। जो भी करती हूँ उल्टा पड़ जाता है। पहले काम वाला प्लान खराब, फिर गिफ्ट वाला भी। ओहो, मगर ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ मम्मी। अब तो मेरी सास और ननद दोनों मुझसे और ज्यादा चिढ़ गई हैं। तभी अंदर से एक ठहाका गूंजता है। दादी, माजरा है, तूने क्यों सबके दिल जीतने का ठेका ले रखा है? दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ, सबसे प्यार से पेश आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझसे खुशी नहीं हो रहा। अरे ये ससुराल वालों का दिल जीतने की टिप्स तू किससे ले रही थी? अपनी मम्मी से। अम्मा, ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि तू आज तक अपने ससुराल में मेरा दिल तो जीत नहीं पाई और चली मेरी पोती को गुड़ सिखाने। दादी की बात सुनकर कांति और पम्मी दोनों चुप हो जाते हैं। खैर ये सब छोड़ कांति, मैं तुझे तरीका बताती हूँ। सच में दादी? बताओ ना, क्या है तरीका? बेटा, तू बस आज ही ससुराल जा और अपने ससुराल वालों के लिए मिर्च का पराठा और आलू का अचार बना दे। वाह, भला ये क्या तरीका हुआ अम्मा? दादी, वैसे ही मैं किसी का दिल नहीं जीत पा रही हूँ और आप यहाँ मुझे घर से निकलवाने की तैयारी में लगी हो। अरे पगली, एक बार इसे बना कर तो देख, फिर इसका कमाल देखना। रुक, अभी रेसिपी बताती हूँ। दादी कांति के कान में कुछ फुसफुसाती है। दादी की बात सुनकर कांति एकदम चौंक जाती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे ये आप दोनों आपस में क्या खुसफुसाहट कर रहे हो? कोई मुझे भी तो बताओ। अरे ये मेरे और कांति के बीच की बात है, तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ। जब मेरे इतने अलग अलग तरीके काम नहीं किए तो आपका ये तरीका कैसे काम करेगा अम्मा? हाँ, देख लेना। अरे कांति बेटा, अब तू जा और जीत ले अपने ससुराल वालों का दिल, वो भी चुटकियों में। ठीक है दादी। दादी की सलाह मानकर कांति जल्दी से अपने ससुराल लौटती है। उसे देखकर उसकी सास बिंदिया कहती है, अरे तू तो कल सुबह लौट कर आने वाली थी ना कांति, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो माँ जी, मेरा ना आप लोगों के बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आज ही वापस आ गई। बस भाभी, मक्खन लगाना बंद करिए। मैं जरूर इन्हें भैया की याद आ रही होगी, इसलिए आज ही वापस आ गई। भाई सही कह रही है तू। चल हम अपने कमरे में चलते हैं। बिंदिया और मीनल अपने कमरे में चली जाती है और कांति मन ही मन सोचती है, अभी आप दोनों को मुझे जितने ताने मारने हैं मार लीजिए और मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लीजिए, लेकिन कल सुबह सब बदल जाएगा। मन ही मन हंसते हुए कांति अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वो रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। लेकिन कहीं न कहीं उसे भी डर लग रहा था, उसका ये प्लान कहीं फिर से उल्टा न पड़ जाए। नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। अब तो मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कांति मिर्च का तीखा पराठा बनाती है, साथ में ऐसा खट्टा तीखा आलू का अचार की आंखों में पानी आ जाए। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे मम्मी, आज नाश्ते में क्या बना है? पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है। चल कर देखते हैं।
सब लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठते हैं। तभी कांति अपनी सास से कहती है, आइए मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में कुछ खास बनाया है। अच्छा, फिर चेक कर देखते हैं आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया नाश्ता बनाने में। जैसे ही सब लोग एक और खा, बाप रे बाप, ये क्या है? पानी पानी। अरे कांति, ये तो बहुत तिक्का है। लगता है आप सबको बहुत पसंद आया। ये मेरी दादी की स्पेशल रेसिपी है। पसंद? अरे बहू, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, अब ये दोबारा मत बनाना। भाभी, आपने ये जानबूझकर किया ना, मगर क्यों? कांति मुस्कुरा देती है और मीनल से कहती है, हाँ मीनल, मैं जब से इस घर में आई थी आप सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ भी कर लो आप खुश ही नहीं होते थे। इसलिए मेरी दादी ने ये खास रेसिपी बताई आपको खुश करने की। रसोई में मिर्च के पराठे और आलू के अचार और रखे हुए हैं, मैं अब भी लेकर आती हूँ। बस भाभी, आपने हम सबका दिल जीत लिया, सचमुच। बस। हाँ बहू, अब बस और नहीं। कांति के इस कारनामे पर सभी लोग एक साथ हंसते हैं और इस तरह से मीनल, विंध्या और कांति की दोस्ती गहरी हो जाती है। अरे रेणु, राहुल, सुमन, अशोक, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी से आओ। इंद्राणी की आवाज सुनकर घर के सब लोग भागकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ, कहीं गिर गई क्या? चोट लगी क्या? कितनी बार कहा है कि बिना लाठी के मत चला करो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी। अरे उम्र होगी तेरी, मैं तो अभी तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर क्या हुआ दादी जी, आपने आवाज देकर हम सबको क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या आफत आ गई? अरे कुछ नहीं रेणु, दादी का अकेले बैठकर मन नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने सोचा सबको बुलाकर थोड़ा सबके कान खींच लेती हो। अरे नास पीटे, तुझे मस्ती सूझ रही है, यहाँ मेरी आंखें गायब हो गई है। आंखें? वो कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे तो आपकी दोनों आंखें सही सलामत अपनी जगह पर दिख रही है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेवकूफो, बुढ़ापे में इंसान की 4 आंखें हो जाती है, 2 तो अपनी रहती है और 2 डॉक्टर लगवा देता है। अच्छा। अरे माँ, आप चश्मे की बात कर रही है। कहाँ रखा था आपने अपना चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा, कम वक्त बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता। चलो ढूंढो सब मिलकर मेरा चश्मा। दादी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया आपका चश्मा। अच्छा, तो तूने लिया था चश्मा? इधर आ, मैं तेरी खबर लेती हूँ। इस बुढ़िया से मस्खरी करता है। अरे नहीं दादी, मैंने नहीं लिया था चश्मा। भला मेरी क्या मजाल कि आपका चश्मा चुराऊं? चश्मा आपके पास ही है। देखिए आपके गले में टंग रहा है। राहुल की बात सुनकर सबकी नजर इंद्राणी के गले पर गई तो देखा सचमुच उनका चश्मा गोल्डन चेन से बंधा हुआ उनके गले में झूल रहा था। अब देखा मैंने, वो तो मैं बस ये देख रही थी, तुम सबको मेरी कितनी परवाह है। दादी जी, आपको तो हमेशा ही सब पता होता है, दिन में न जाने कितनी ही बार आप बस हमारा टेस्ट लेने के लिए हमें बुलाती हैं। अच्छा, अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, मुझे रामायण का पाठ करना है। जा, अब देखो शोर मचाए रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर सब चले जाते हैं और वो अपना रामायण का पाठ करने लगती है। अगले दिन रेणु और राहुल को पड़ोस की शर्मा आंटी के बेटे की शादी में जाना था। रेणु खूब अच्छे से तैयार हो गई थी। तभी इंद्राणी अपनी लाठी के सहारे रेणु के पास आती है। अरे क्या नाम है तेरा? मैं भूल गई। रेणु? वेणु नहीं दादी, रेणु। अच्छा, जो भी है जल्दी कर आ जाना, ज्यादा रात मत करना, मेरे पैरों की मालिश करनी है, याद है ना? जी दादी जी, टाइम से आ जाऊंगी घर, चिंता मत कीजिए। और मेरा नाम रेणु है, वेणु नहीं, याद रखिएगा। हाँ, पता है तेरा नाम रेणु है। तो क्या करूं, माला बनाकर जाप करूं क्या तेरे नाम का? दादी जी, जाने दीजिए आप। अच्छा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, ये लाल साड़ी तुझ पर खूब जच रही है, पहले तो कभी नहीं देखी पहने हुए। नहीं खरीदी क्या? हाँ दादी जी, ये साड़ी मुझे कल ही राहुल ने लाकर दी है और उन्होंने कहा आज इसे ही पहनना। बिल्कुल अपने दादा पर गया है राहुल। तेरे दादाजी भी ना मुझे ऐसे ही प्यार से बहुत सारा सामान लेकर दिया करते थे। क्या दिन थे वो भी। अच्छा दादी जी,
दादाजी ने क्या क्या लाकर दिया था आपको, मुझे भी बताइए ना। अरे तेरे दादाजी जब शहर जाते तो मेरे लिए नई नई चीजें उठा लाते। ऐसे ही एक दिन मेरे लिए बहुत प्यारे से झुमके लेकर आए। उन झुमकों की चमक से मेरी तो आंखें ही चांदी आ गई थी। अच्छा दादी जी, फिर उन झुमकों का क्या हुआ? अरे वो झुमके तो मेरे लिए अनमोल है, बड़ा संभाल कर रखा है, बहुत कीमती है वो। दादी जी, कहाँ रखा है आपने उन्हें संभाल कर? अब ये मत कहिएगा कि याद नहीं है, भूल गई। अरे रखे तो मैंने ही है, पर सच में भूल गई कहाँ रखे। कभी याद आएगा तो दिखा दूंगी। फिर तो दादी जी अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो आपको याद आने से रहा। बस ठीक है, ज्यादा मत बोल। तुम लोगों से बहुत अच्छी है मेरी याददाश्त। हाँ नहीं तो। उफ, कितनी अच्छी याददाश्त है, हम सबको पता है। रेणु परेशान हो गई थी, तभी राहुल आता है। राहुल और रेणु शादी में चले जाते हैं। शादी से लौटते वक्त रेणु राहुल को दादी की झुमके वाली बात बताती है। आपको पता है राहुल, दादी जी बता रही थी कि दादाजी ने उन्हें चमकते हुए बहुत कीमती झुमके लेकर दिए थे, जिन्हें वो आज भी संभाल कर रखती हैं। अच्छा ऐसी बात है, तब तो बहुत कीमती होंगे रेणु। जरा सोचो उस जमाने के झुमके, आज तो बाजार में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। सोने का दाम भी तो कितना बढ़ गया है। सोचो अगर वो झुमके हमें मिल जाए तो। वैसे कहाँ रखे हैं दादी ने झुमके? अरे दादी जी तो झुमके कहीं रखकर भूल गई हैं, और उन्हें याद दिलाना मतलब हाथी के पैरों में पायल पहनाने जितना मुश्किल है। पर अगर सच में वो झुमके मिल जाते तो हम उसे तुड़वाकर घर का रेनोवेशन करवा लेते, नहीं? हाँ सही कह रही हो तुम। पता तो लगाना ही होगा कि दादी ने झुमके रखे कहाँ हैं। अच्छा रुको, मैं ये बात पापा मम्मी को भी बताऊंगा, फिर सब मिलकर दादी को आज याद दिलाएंगे, शायद याद आ जाए। और हाँ, ये भी पूछना कि उस जमाने में झुमके कितने के रहे होंगे, इससे हमें झुमके की आज की वैल्यू भी तो समझ में आएगी। हाँ तुम सही कह रही हो। राहुल और रेणु घर पहुंचते हैं और ये बात अशोक और सुमन को भी बताते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर सब डिसाइड करते हैं कि कल सुबह दादी से इस बारे में पूछेंगे। अगले दिन सुबह सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी अशोक कहता है, माँ एक बात पूछनी थी आपसे। अरे पूछ लेना, पहले ये पराठे तो खा लेने दे मक्खन लगाकर। भूखे पेट मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। माँ जी आराम से खाइए, खास आपके लिए ही बनाया आपकी पसंद के गोभी के पराठे। याद आया, मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। मैं तो कब से भूल गई थी। तुझे कैसे याद था बहू? सुमन अपना माथा पीट लेती है और मन ही मन कहती है, क्योंकि माँ जी याददाश्त आपकी कमजोर है, मेरी नहीं। हे भगवान, माँ जी तो अपनी पसंद नापसंद भी भूल जाती हैं। ऐसे में माँ जी को झुमके याद आएंगे क्या? अच्छा दादी, रेणु बता रही थी कि आपके पास बड़े ही सुंदर और चमकने वाले झुमके हैं, वो कहाँ रखे हैं दादी? हमें भी दिखाइए ना। इंद्राणी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, झुमके? कौन से झुमके? ये रेणु आजकल देख रही हूँ कुछ भी बोलती है। अरे मुझे कोई झुमके वुमके याद नहीं। इसे अपने लिए झुमके चाहिए होंगे तो तुझसे इसने नई कहानी बनाकर सुना दी। अरे दादी जी, मैं क्यों बनाऊंगी कहानी? आप ही ने बताया था दादाजी ने आपको बड़े प्यार से वो झुमके लाकर दिए थे जो कि अनमोल है आपके लिए। भूल गई क्या आप? अच्छा वो झुमके, हाँ वो मुझे याद है। अरे बहुत कीमती झुमके थे, तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे और मुझे अपने हाथों से पहनाया था। अच्छा तो पापा ने कभी बताया नहीं आपको कि उन झुमकों की कीमत क्या थी? बताया तो था एक बार, मुझे याद नहीं। कोशिश कीजिए ना माँ जी, याद आ जाएगा। याद आया। 50 कुछ तो कहा था, कह रहे थे बड़े कीमती है, संभाल कर रखना। 50 क्या दादी? सिर्फ 50 बोलकर क्यों चुप हो गई आप? 50,000 के थे क्या? अरे नहीं, झुमके इतने पुराने हैं तो 50 लाख के होंगे। अरे माँ, कहीं 50 करोड़ तो नहीं? माँ याद करो ना, कितने के थे ये झुमके? यही तो याद नहीं आ रहा। पर तुम्हें क्या, कितने के भी थे झुमके? मेरे थे, किसी को नहीं दूंगी मैं। अरे अनमोल है, अनमोल।
अच्छा दादी, जाने दो कितने के भी थे, बस एक बार दिखा तो दो झुमके, हमें भी देखने हैं इतने कीमती झुमके। कैसे दिखाऊं तुमको झुमके? वो तो मैंने संभाल कर रखे थे, लेकिन कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। अरे माँ, आप कैसे भूल सकती इतनी जरूरी बात, याद करिए ना। अरे नहीं, दादी के दिमाग का पेन ड्राइव करप्ट हो गया है। हाँ, और बैकअप भी नहीं लिया था। माँ एक काम करो, सोचो कि आखिरी बार उन झुमकों को आपने कब देखा था। इंद्राणी सोचते हुए कहती है, जब वो मेरठ वाले शर्मा काका आए थे। नहीं तब नहीं। जब पड़ोस की मिश्रा बहू की शादी हुई थी। नहीं तब भी नहीं। बल्कि अरे नहीं, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा। आखिरी बार कब निकाले, कहाँ रखे, भगवान जाने। ऐसा कहते कहते इंद्राणी अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपना सर पकड़ लेता है। देखो, अब तो साफ है कि माँ को झुमकों का कुछ भी याद नहीं है। हमें ही खुद ढूंढने पड़ेंगे वो कीमती झुमके। हाँ जी, सही कहा आपने। माँ जी ने झुमके घर में कहीं रखे होंगे, हमें घर में ढूंढने से मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा मम्मी, अगर झुमके मिल जाएं तो हम उनका क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ उन्हें बेचकर घर का रेनोवेशन करवा देते हैं। नए वॉलपेपर, नया फर्नीचर, पूरा घर चमक जाएगा। हाँ, और घर चमकाने के लिए झुमकों की बलि चढ़ा दो। मेरी राय में तो हमें एक कार खरीदनी चाहिए। कितनी बार कह चुका हूँ, हमारी पुरानी कार खटारा हो चुकी है। हद है, कार वार छोड़ो, असली चीज समझो। मैं तो कहती हूँ झुमके तुड़वाकर मैं अपनी नई ज्वेलरी बनवा लेती हूँ। ब्रांड न्यू नेकलेस, चूड़िया, कंगन। भगवान, तुम्हें दुनिया में सिर्फ गहने ही क्यों दिखते हैं? और तुम सबने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है अपने अपने मन में। पर ये सब तो तब होगा ना जब झुमके मिलेंगे। यहाँ झुमके मिले नहीं अभी, और इनके मन में पहले से ही लड्डू फूटने लगे। सबको अशोक की बात बिल्कुल सही लगी कि झुमके मिले तो सही पहले। बात वहीं आ जाती है, पहले झुमके ढूंढने होंगे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। हाँ, सब सपने बाद में देखेंगे। अभी तो मिशन झुमके ढूंढो शुरू करते हैं। कल से हम सब मिलकर झुमके ढूंढेंगे और जिसे झुमके मिलेंगे मर्जी भी उसकी ही चलेगी। हाँ, ये सही है। अब देखो, झुमके तो मुझे ही मिलने वाले हैं। अगला दिन पूरा परिवार झुमके ढूंढने में लग जाता है। घर के हर कोने को टटोला जा रहा था। सभी अलग अलग जगह झुमके ढूंढ रहे थे और कुछ देर बाद नजारा ऐसा होता है कि पूरे घर का घमासान मच जाता है। तभी अशोक कहता है, अरे किसी ने माँ का वो पुराना बक्सा तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है झुमके वहीं मिलेंगे। रेणु और सुमन तेजी से दौड़कर इंद्राणी के कमरे में पहुंचती हैं और बक्सा खोलते ही चीजों का सैलाब गिरने लगता है। ऊन के गोले, पुराने चश्मे, टूटी हुई बिंदी की डिब्बी और न जाने क्या क्या। हे भगवान, ये दादी जी का बक्सा है या म्यूजियम? कितनी सारी पुरानी चीजें हैं इसमें। माँ जी, ये चप्पल यहाँ क्यों रखी है? अब चप्पल कौन ऐसे बक्से में संजो कर रखता है? बेटा, ये चप्पल नहीं, मेरी अच्छी यादों का हिस्सा है। ये तुम्हारे दादाजी ने शादी के समय मुझे तोहफे में दी थी। दादाजी ने आपको चप्पल भी गिफ्ट की थी? हाँ बेटा, मुझे हर बार नई चीज लाकर देते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। दादाजी की गिफ्ट की हुई चप्पल मिल गई, पर झुमके नहीं मिले। काश दादाजी ने इस टूटी चप्पल की जगह झुमके इस बक्से में रखे होते। जरा ये कंबल हटा कर तो देखो, शायद वहाँ रखे हो झुमके। और हाँ, जब सब सामान निकाला ही है तो अब अच्छे से सफाई करके रखना। कितने दिनों से मेरे बक्से की सफाई भी नहीं हुई। इंद्राणी आराम से बैठकर चने खाते हुए बोल रही थी। अच्छा दादी जी, देखती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। ये बोलकर रेणु और सुमन बक्से को एक और बार खंगालने लगते हैं। दादी जी, ये आपका बक्सा है या जादू का पिटारा? इसमें तो सामान निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। अरे ये क्या है? ये कौन सी किताब है? अरे बेटा, ये वो क्या कहते हो तुम लोग, खाना बनाने की विधि वाली किताब है। इसमें वो सारी खाने की विधि लिखी है जो मैंने पढ़ी तो है पर कभी बनाई नहीं। अब तुम लोगों को मिल गई है तो इसमें से पढ़कर रोज खाने में कुछ नया बनाना। हे भगवान, झुमके तो नहीं मिल रहे। दादी जी की फरमाइशें जरूर मिल रही हैं। दादी, तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी बुक है? हाँ बेटा, ऐसा कह सकते हो, पर काम आएगी। सुमन और रेणु मुझे इनमें से रोज एक नई चीज बनाकर खिलाएंगी।
वो सब तो ठीक है माँ, पर झुमके कहाँ रखा है, कुछ याद करो ना। मैं तो थक गई माँ जी के बक्से में ढूंढकर। इसी बहाने माँ जी ने मुझसे अपना पूरा बक्सा साफ करवा लिया। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, आप लोग ढूंढिए भाई झुमके। कहीं दादी ने मंदिर वाले ड्रॉर में तो नहीं रखे, क्योंकि दादी अक्सर मंदिर में ही तो बैठी रहती हैं। ये सही कह राहुल तुमने, ये भी हो सकता है। मैंने कल सुबह ही ड्रॉर खोला था, पर किस लिए खोला था याद नहीं। राहुल मंदिर में जाकर ड्रॉर खोलकर देखता है। हाँ, कुछ तो है। सभी भाग कर देखते हैं, लेकिन अंदर से निकलता है एक आधा खाया हुआ पेड़ा। दादी जी, आधा खाया पेड़ा इसमें कैसे आया? लो, शुगर है माँ जी को और पेड़े चुरा कर खाती है माँ जी। मम्मी अभी वो मुद्दा छोड़ो, झुमके पर फोकस करो। पर दादी, आपने पेड़ा आधा खाकर इसमें क्यों रख दिया? अरे बेटा, पूरा खा लेती तो स्वाद खत्म हो जाता, इसलिए आधा रख दिया। तो दादी, इसीलिए आपने कल सुबह ड्रॉर खोला था? अरे हाँ, याद आया, कल मैंने इसीलिए ड्रॉर खोला था ताकि आधा पेड़ा रख दूं और थोड़ी देर में फिर से थोड़ा खा सकूं, पर मैं भूल गई। माँ जी, आप बिना कमाल हो, भला ऐसे कौन करता है? मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं सास हूँ तेरी, समझी? जी माँ जी, समझी। तभी अशोक को अचानक आइडिया आता है कि झुमके माँ के तकिए के नीचे हो सकते हैं। वो तकिए के नीचे हाथ डालता है। ये क्या मिला, ये क्या है? ये तो पुराना सा नोट है। दादी जी, ये 50 का नोट तकिए के नीचे क्यों रखा है? बेटा, ये इमरजेंसी फंड है। जब भी गुपचुप समोसे खाने का मन करता है तो काम आता है। कोई मुझे पैसे देता है तो मैं ऐसे ही तकिए के नीचे रख कर भूल जाती हूँ, और जब खाने का मन होता है तो ये पैसे याद आ जाते हैं। वाह माँ जी, क्या कमाल की याददाश्त पाई है आपने, मानना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही कहती हूँ मैं कमाल हूँ। चलो, आखिर तुम लोगों ने भी मान लिया। मतलब दादी की चीजें ढूंढो तो इतिहास भी मिलेगा और पैसे भी। पता नहीं और क्या क्या मिलेगा, पर झुमके नहीं मिलेंगे। ऐसे ही झुमके ढूंढने के चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था और घर के सब लोग बहुत थक भी चुके थे, पर झुमके नहीं मिले थे अभी तक। तभी अचानक इंद्राणी को वो अपनी पुरानी पोटली याद आती है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे याद आया, मेरी वो पुरानी पोटली है ना जो मेरे पलंग के नीचे रखी है, उसी में है झुमके। अरे नहीं दादी जी, अब हम सब पूरी तरह थक चुके हैं, अब हमसे नहीं देखा जाएगा। सुबह भी आप ऐसे बोल रही थी, यहाँ होंगे झुमके, वहाँ होंगे झुमके, ऐसा बोल बोलकर आज आपने हमें खूब दौड़ाया है, बस अब और नहीं। हाँ माँ जी, अब और नहीं होगा हमसे, हमें माफ कीजिए। तुम सब रहने दो, मैं ही खोलती हूँ पोटली। ये कहकर इंद्राणी पोटली निकाल कर खोलती है और खुश होकर कहती है, मिल गए, ये है मेरे झुमके। इंद्राणी धीरे से झुमके निकालती है और सबके सामने रखती है। पर ये क्या, झुमके देखने के बाद सबके चेहरे की चमक एकदम गायब हो जाती है। ये तो बहुत छोटे हैं। यही तो है वो झुमके, मुझे अच्छे से याद है। तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे मेरे लिए। देखो, अभी भी चमक बाकी है इन झुमकों की। एक तो इतने छोटे झुमके, और ये भी कोई हीरे जवाहरात के तो नहीं लग रहे। अरे बहुत ही सिंपल सा है, मुझे तो ये आर्टिफिशियल लग रहा है। लेकिन माँ, तुमने तो कहा था ये झुमके बहुत महंगे हैं, अनमोल है, 50 लाख के हैं। अरे सत्यानाश हो तेरा, कितना लालची है रे तू। बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है। मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। मैंने कब कहा 50 लाख के हैं, ये तो तुम सब कह रहे हो। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने तो बस कहा तेरे पापा की निशानी है ये झुमके, इसीलिए बहुत अनमोल है। तो फिर असल में कितने के हैं ये झुमके दादी जी, आप ही बता दीजिए। तभी इंद्राणी याद करके कहती है, उस जमाने में तेरे दादाजी ने मुझे ये झुमके शायद 50 पैसे में ला कर दिए थे, और इन झुमकों के साथ उनका जो प्यार था उसकी कोई कीमत ही नहीं। वो प्यार बेशकीमती है, अनमोल है।
अब तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, हाथ से माथा पकड़ लेते हैं। 50 पैसे? ओ माय गॉड, हम घंटों से जिस चीज के पीछे पड़े थे वो सिर्फ 50 पैसे की थी। दादी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम लोगों ने पहले पूछा क्यों नहीं? और खबरदार जो किसी ने मेरे झुमकों को हाथ भी लगाया तो 50 पैसे के है तो क्या हुआ, मेरे लिए इनसे ज्यादा कीमती कोई गहना नहीं। तुम्हें झुमके देखने थे ना तो दिखा दिए, बात खत्म। दादी जी पहले ही बता देते कि झुमके बस 50 पैसे के थे। अगर पहले बता देती तो तुम सब मेरे झुमके ढूंढते क्या? मुझे सब समझ में आता है, तुम सब लालच में मेरे झुमके ढूंढ रहे थे और मुझे याद ही नहीं थे मेरे झुमके कहाँ हैं। देखो मिल गए मेरे झुमके। लो और कर लो लालच। घर का रेनोवेशन करवाना है, कार लेनी है, ज्वेलरी बनवानी है और न जाने क्या क्या सपने देखे थे। कर लो अपने मन की। खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज मैं बड़ी खुश हूँ, अब मैं चैन से आराम करूंगी। तुम सब मिलकर सारा सामान अच्छे से रखो, घर को साफ करके ही सोना आज रात। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ये कहकर इंद्राणी अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने वो झुमके पहनकर खुद को निहारने लगती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार थका हुआ सा घर की सफाई में लग जाता है।